नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से हाई स्कूल के लिए एक वीडियो इधर में डालने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड पेपर सेट 3 2020 का ही पेपर है। क्लास 10th के लिए पेपर का कोड है 822 MY। ठीक है दोस्तों, तो इधर मैं थोड़ा सा वीडियो हाई स्कूल के लिए नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब रेगुलरिटी के साथ मैं डालता रहूँगा। आप लोग ध्यान में रख के चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखिए, पहले नंबर तो आप समझ लीजिए कि सह अभाज्य किसे कहते हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि यानी दो नंबर्स का पेयर, यानी नंबर्स का पेयर जिनका अगर हम HCF निकालें, हाँ, जिसका हम HCF निकालें और वो हमें क्या मिले, 1 मिले, तो वो हमारा नंबर क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। बात इतनी समझ में। थ्योरी के साथ में आपको क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन होता है वो थ्योरी के साथ में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन था, इसमें दिया ऑप्शन यानी 14 एंड 35 एंड 18 एंड 25 एंड दिया है 31 93 एंड 32 एंड 62। ये आपका ऐसे पेयर बना के दिया है और इसमें से कौन सा पेयर सही है वही पेयर आपको बताना है। ठीक है भैया, तो देखिए इसमें अगर आपसे मैं कहूं तो इसमें कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। इसमें अगर हम आपसे कहें तो इसमें क्या मिल रहा है, कोई फैक्टर इसमें है ही नहीं है जो दोनों में कॉमन कर सके। इसमें देखते हैं यानी कि ये 31 है और ये भी 31 इसमें मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल कॉमन हो गया। और इसमें मैं आपसे कह दूं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दो तो कॉमन कन्फर्म है, तो मुझे सिर्फ कॉमन कौन लेना था, जिसका HCF केवल और केवल क्या है, 1 आए। तो HCF किसका आ रहा, 1, इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा कोऑर्डिनेट। तो भैया आपको मैं एक चीज आप बता दूं, इस समय फिलहाल इस समय मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो ध्यान में रखना। और इस पे एक बात बता दे रहे हैं, स्टार मार लेना। कन्फर्म है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है किससे, कोऑर्डिनेट चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति से जो क्वेश्चन बनता है 100% बता रहे हैं, अनुपात का क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में फंसने वाला है और फंसेगा। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप चीज़ों को बेहतरीन से सीखें और बेहतरीन से लगाइए। ठीक है, तो ये का क्वेश्चन खत्म हो गया। खा में कह रहा जो वो देखिए, कोई ऐसे रेखा है, ठीक है, इस रेखा का बिंदु दिया है। मैं पूरी तरह से थ्योरेटिकल टाइप से मैं कराऊंगा, क्यों ना ही ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो, यानी ये आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी मैं पूरा ऑप्शन कराऊंगा। देखिए ये A का मान दिया है, ये B का मान दिया है और कह रहा कहीं पर एक नाम का P नाम का व्यक्ति है जो इस लाइन को क्या कर रहा, 1:2 में क्या कर रहा, काट रहा, बांट रहा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है x, y, कह रहा इस x, y का मान बताइए। तो मान नहीं बताने के लिए कह रहा है कि x, y किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो पहले नंबर तो हम x, y निकाल लें, फिर हम समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो फार्मूला होता है, एक अंतः विभाजन का होता है और एक होता है बाह्यता विभाजन का। तो दो विभाजन होता है, दोनों विभाजन के सूत्र होते हैं। अंतः विभाजन में क्या होता है, x, y बराबर जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, और कामा इधर दिख रहा है यहाँ तक, हाँ चलो मैं यही थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। ये किस में हो जाएगा, ये अंतः विभाजन में हो जाएगा। बाह्यता विभाजन के लिए x, y का जो मान होगा वो क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 होता है। तो भाई इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है फिर भी मैंने फार्मूला लिख दिया, आपके लिए लिख दिया हूँ, तो कम से कम ये चीज़ें आप अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब अंतः विभाजन की बात कर रहा है तो मैं यही वाला फार्मूला यूज करूंगा। देखिए x, y की बात कर रहा है तो x, y लिख दिया, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं। m1 की बात कर रहा है तो ये हमारा m1 होता है, ये हमारा m2 होता है। तो m1 की बात कर रहा है तो 1 हो गया। x1 ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है और y2 है। तो यहाँ पर x2 है तो यानी 3 हो जाएगा, प्लस m2 की बात करें तो 2, x1 की बात करें तो 7 और बटे 1 प्लस 2, ये इधर हो जाएगा m1 का मान है 1 और y2 का वैल्यू है कितना, y2 का वैल्यू है 4 और प्लस m2 का मान है 2 और y1 का वैल्यू कितना, -6 और बटे कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3
और 7 दूना 14 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 करने 4 हो जाएगा, माइनस 6 दूना 12 और बटे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 14 और 3 17/3 हो जाएगा, और ये 12 में से 3 जाएगा 4 जाएगा तो -8/3। अब ये चीज़ होती है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की बात करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको पूरी तरह से एकदम, अगर आप नए होंगे तो आज नया चीज़ ये आप कोऑर्डिनेट में सीख लेंगे। देखिए ये होता है प्लस 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 और प्लस, ये भी होता है प्लस और प्लस, इधर का माइनस होता है, इधर का माइनस होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो भैया ये बताइए एक्स आता है या वाई आता है? पहले एक्स आता है, तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा प्लस, वाई भी प्लस। इसमें देखते हैं पहले एक्स माइनस और वाई क्या हो जाएगा प्लस। ये होता है एक्स क्या माइनस, वाई भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस और वाई क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा को इस तरह से कोऑर्डिनेट। देखिए इसको मिलाइए तो किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया उस पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले नंबर तो ये मैं बता दूं, जो 2021 में पेपर देने वाले हैं, जो 2021 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चन निकाल दिया मेरे भाई। ठीक है, तो आप इसको भी निकलेट कर दीजिए, लेकिन आपके लिए ही नहीं बाकी और सभी के लिए भी रहेगा ना, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, गा में कह रहा क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त बना लिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। फिर उसके बाद कह रहा केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये ओ हो गया, इसका नाम हमने पी रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा क्या कि स्थित यानी 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यह स्पर्श रेखा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस स्पर्श रेखा को जो इस वृत्त पर काट रहा है उसको हम टी कर देते हैं। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये मिलाते हैं क्या, तो ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ध्यान में रखिएगा एक चीज कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। एक रचना होता है या वृत्त की प्रमेय भी आप कह सकते हैं, रचने में भी है प्रमेय में भी है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये जब परपेंडिकुलर हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है यानी 5 हो रहा है, और ये आपका क्या है, कर्ण की बात करता है यानी 13 सेंटीमीटर ये हो गया। बात इतनी समझ में आई, ये 5 है 13 है, इसी का मान पूछ रहा है। तो पीटी बराबर सूत्र होता है, सूत्र में लिख दूं, फार्मूला आपका जो होता है वो फार्मूला क्या होता है कि पीटी बराबर रूट में क्या हो जाएगा, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका त्रिज्या का स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बाह्य बिंदु से केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 हो जाएगा, और ये 5 × 25, इस तरह से क्या हो जाएगा 144 और वर्गमूल निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन से मिलेगा 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला भी लिखते रहिए, अगर आप मान लेते हैं नहीं देखे हैं तो फार्मूला भी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इस तरह से दे रहा, घ नंबर कह रहा क्या, कह रहा कि यदि यक्स tan 45 एंड cos 60 बराबर sin 60 एंड cot 60, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब की बार जो आपके क्वेश्चन आने वाले ट्राइग्नोमेट्री के, वो ट्राइग्नोमेट्री के अंश के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका प्रूफ करने वाला है, देखिए ट्राइग्नोमेट्री में आपका जो प्रूफ करने वाला रहेगा उसमें जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 2021 एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सर्वसम का जो आपका फर्स्ट होता है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। अर्थात प्रूव करने में इसका यूज अगर कहीं हुआ होगा तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसको आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। ठीक, और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अच्छा सा नंबर आ जाए आपका। ठीक है, बस उम्मीद है कि 100 में 100 लाना है, इसीलिए चलिए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स तो है समीकरण है, आप जानते ही हैं 10, तो ये हुआ आपका 45 अंश। 45 अंश का मान तो 1 होता है, का 60 अंश का मान अगर करें तो इतना होता है, साइन 60 अंश का मान करें तो √3/2 होता है, और काट 60 का मान करें तो 1/√3। देखिए tan जो 60 का मान होता है वो √3 होता है, और यही काट किसका मान होता है, काट 30 का मान होता है वो √3। tan जो 30 का मान होता है 1/√3, और वही काट किसका मान होता है, 30 का मान होता है, 60 का मान होता है
1/√3। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद भी कर सकते हैं, या मैंने वीडियो बनाया त्रिकोणमिति का, तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिए कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए ये दोनों साइडों में इक्वल लगा है और इसका जो हर है मिल रहा है, तो काट सकते हैं। ये तो दोनों मल्टीपल और डिवाइड में थे तो इसलिए कट गया, तो इधर बचा कितना, एक ही बचेगा, तो x का मान 1 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अब की बार बोलने जा रहा हूँ, ये भी एग्जाम में फंसने के पूरे चांस हैं, ध्यान में रखिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत अच्छी बात कि ऐसे आप जानते हैं वाइपर लगा रहता है कहाँ पर, कार में ऐसे वाइपर लगा रहता है और ये वाइपर ऐसे साफ करते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे कुछ इस तरह से थोड़ा सा दूर में बनाऊं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को आच्छादित नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से साफ कर रहे हैं। लेकिन ये जो साफ कर रहे हैं कितने अंश के कोण पर, 120। तो भाई मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये इस तरह से देखा जाए तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाती है और त्रिज्या के द्वारा चाप कटता है, तो जो चाप कटता है तो उसको हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का सूत्र कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है। अब आप उसको ध्यान से सीखिए और बढ़िया से फार्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई सेंटर है, ये हमारा कोई केंद्र यानी O है और ये A और B है, और इस तरह से हमारा कोई वृत्त का भाग है जो थीटा कोण बना रहा हो और जिसकी त्रिज्या r हो, तो इस तरह से त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 होता है मेरे भाई। तो देखिए ये तो इसका फार्मूला हो गया, ये तो इसका फार्मूला हो गया, लेकिन इसी तरह का 2 रहेगा तो इसी में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए वाइफर की बात कर रहा है तो वाइफर की बात कर रहा है तो इस तरह से आपके जो वाइफर है मैं कुछ इस तरह से बना दूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। 120 अंश का कोण बना रहा है और दूसरा वाइफर इस तरह से साफ कर रहा है, तो वो भी 120 अंश के कोण पे दोनों हैं। इसकी त्रिज्या भी आ रहा है, इसकी त्रिज्या भी आ रहा है, तो इनके द्वारा जो कार की जो कांच लगी तो इसकी सफाई करने में कितना क्षेत्रफल, तो भैया 2। तो मैं लिखता हूं क्या, साफ की गई, हाँ, साफ हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे प्रत्येक यानी 2 गुणे 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से 2 फुहारे थे इसीलिए भाई 2 थे इसीलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, और दोनों सेम क्षेत्रफल देंगे इसीलिए मैंने मल्टीपल किया, और 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा, πr², थीटा का मतलब 120 अंश है और बटे 360 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल और 12 या 36 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका जो आंसर आएगा 2πr² बटे 3 वर्ग इकाई आप इसको लिख दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिए। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है, तो ये भी आपको सीखना है। देखिए मैं आपसे कह दूं, साधारण वर्ष की बात अगर मैं कर दूं, साधारण वर्ष की बात, सिंपल ईयर, अगर मैं आपसे सिंपल ईयर की बात करूं, हाँ, तो सिंपल ईयर हमारा जो होता है वो 365 दिन का होता है, यानी 365 डेज का होता है। और एक चीज़ का ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में नहीं आने वाले, यानी प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन भी नहीं आने वाली है, तो भैया आप ध्यान में रखिए। फिर भी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको अच्छा लगेगा तो देख लीजिएगा, नहीं देखने की इच्छा तो कोई बात नहीं है। अब 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और एक अपूर्ण डे, मतलब एक इसमें बढ़ा हुआ दिन होता है। तो जब एक दिन बढ़ जाता है तो वो दिन क्या हो सकता है, वो दिन होने का हो सकता है संडे हो जाए, हो सकता है मंडे हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे हो जाए, हो सकता है थर्सडे हो जाए, हो सकता है क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, नहीं 2 2 4 2 6 गलत हो गया क्या, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया और थर्सडे हो जाएगा, और संडे मंडे ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे ट्यूसडे और फिर थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है भाई, तो इतनी 2 2 4 और 2 6 एक साथ, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो गलती से लिख उठा। ये 7 दिन आपके हो सकते हैं, और इन 7 दिनों में कह रहा क्या लाने के लिए कह रहा, रविवार होने की, हाँ रविवार 53वां। देखिए इसमें 52 दिन सभी होंगे, 52 दिन सभी के सभी होंगे, 52 दिन संडे भी होगा, 52 दिन मंडे भी हो सकता है,
अब इसके बाद बात ये होती है कि इसमें से 53 रविवार की बात कर रहा है, तो शेष हमारे कितनी घटनाएं हैं जो हमारे टोटल हैं उन्हीं में से चुना जाएगा। तो टोटल हमारे कितने 7 हैं, तो इसको हम लोग NS से दर्शाते हैं। NS बराबर 7 हो गया। अब इसमें से संडे लाने की बात कर रहे हैं, तो संडे की बात अगर हम करें तो NE हो जाएगी। NE बराबर संडे एक ही इसमें दिख रहा, तो इस तरह से जो इसकी प्रायिकता होगी PE बराबर NE बटे क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। तो यानी 1/7 हो जाएगा। ये आपका हुआ आंसर। बात समझ में आई। तो इसके आगे अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात है क्या, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का है। त्रिभुज में इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं एक साथ त्रिभुज का कराऊंगा, ठीक है। तो यानी दूसरे खंड में पहुंच रहे हैं, खंड 2 में मैं पहुंच गया, ठीक है। खंड 2 में मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, पहला इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसमें त्रिभुज का क्वेश्चन दिया है। तो मैं सोच रहा हूं इस पेपर में त्रिभुज का जितना भी क्वेश्चन आया मैं एक साथ कराऊं, क्योंकि त्रिभुज आपके लिए बहुत वेटेज कर रहा है। मतलब अब की बार एग्जाम के लिए ही नहीं, हर बार एग्जाम के लिए बहुत वेटेज है, लेकिन अब की बार के लिए तो स्पेशल इसका वेटेज रहेगा। तो इसीलिए मैं पहले करा दे रहा हूं। ट्राइग्नोमेट्री का खा नंबर है। ट्राइग्नोमेट्री का कह रहा क्या, यदि सेक 4 थीटा बराबर कह रहा है कोसेक थीटा -20 डिग्री। तो कह रहा है यदि 4 थीटा एक्टिव एंगल है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्तों। अगर आप पहले नंबर तो वीडियो नहीं देखे हो ट्राइग्नोमेट्री का तो देख लो। ट्राइग्नोमेट्री की मैं वीडियो बनाया हूँ, 8 वीडियो हैं, उसमें से मैं बहुत साफ साफ लिख दिया हूँ कि इस पे जो थंबनेल होता है आगे दिखता पोस्टर, उस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि 270 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा के सूत्र कैसे याद किए जा सकते हैं, वो मैं बढ़िया से बता भी दिया हूँ, याद भी करने का तरीका भी बता दिया हूँ कि उससे आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप उसको देख लीजिए। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हो तो मैथ आपका जब भी वीक होगा तो कन्फर्म है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले नंबर सूत्र क्या होता है, सेक अगर 90 माइनस थीटा लिखा होता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोसेक क्या 90 माइनस, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ लिख सकता हूँ थीटा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज लिखी हुई है, यानी कि मैं इतना लिख रहा हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा की अगर हम कंपेयर करें तो थीटा की जगह पे 4 थीटा है, तो 90 माइनस 4 थीटा मैं लिख दूंगा। बोलो हाँ या ना। अब ये हो जाएगा कोसेक थीटा -20। अब ध्यान में रखिएगा एक चीज कि अगर दोनों साइडों में चीजें बराबर दिख रही हैं, मतलब यहाँ पर अनुपात जो लगा सेम लगा है, तो तुलना करने से हट जाता है। तो ये बचेगा 90 माइनस 4 थीटा और थीटा -20। थीटा को मैं इधर लेकर आऊँ, या चलिए इस थीटा को इधर लाइए क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। तो थीटा था, फिर 4 थीटा इधर आएगा और ये 20 उधर जाएगा, तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 थीटा हो जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है 9 2 11 110 हो जा रहा है। 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना कितना हो जा रहा है 10, यानी कि थीटा बराबर 22 डिग्री हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये इस तरह का है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन है। कह रहा है ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है ABCD 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, A, B, C, D को केंद्र मानकर समान 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। बिल्कुल ये चित्र प्रश्न में बना दिया है। ये कोई हमारा क्या है भैया, स्क्वायर है। ये 2 वृत्त एक दूसरे को, यानी 4 वृत्त हैं लेकिन 2 ही वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, 2 ही वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा ध्यान में से, ठीक है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो कह रहा क्या है, इस तरह से जो इसका कलर किया गया भाग है, यानी शेडेड किया हुआ भाग है, उस भाग का हमको क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना। तो मेरे दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर आपका ये 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। अगर 14 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो कि ये दोनों सभी वृत्त समान हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेडियस होगी 7 होगी। हाँ, ये भी रेडियस क्या होगी 7 होगी, ये भी रेडियस क्या होगी 7 होगी, और इसकी भी रेडियस क्या होगी 7 होगी। बात इतनी समझ में आई। तो मैं आपसे ये कहता हूँ तो इस तरह से आपका एक ये बनेगा क्या, त्रिज्यखंड एक त्रिज्यखंड एक त्रिज्यखंड एक, इस तरह से 4 त्रिज्यखंड किसके अंदर बनने मेरे भाई, वर्ग के अंदर बनने। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूं तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, शेडेड किया हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूं क्या, और एक बात,
ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के साथ में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 90 अंश। मतलब इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो इस तरह से मैं लिखता हूं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई तो रहने दिया, आर का मान, चलो पाई का मान भी रख देता हूं। कितना पाई का मान है? कितना? 22/7। देखिए 22/7 कब रखेंगे? अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं कहा, प्रश्न में आपके नहीं कहा कि पाई का मान क्या रखना है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो आर का मान है वो आर का मान कैसा है? 7 का मल्टीपल तो है, 7 का मल्टीपल हो या 7 हो तो क्या करेंगे? यहाँ 22/7 ही रखेंगे। तो 7 का स्क्वायर है यानी 7 × 7, 90/360 लिख दूंगा। 90 का 4 बार जाएगा, 7 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 11 हो जाएगा, 11 × 7 = 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इस तरह से यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, खंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? बराबर 4 × एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से 4 × एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77/2 से कैंसिल होगा 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा की बात करें तो 7 14 है, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 196 माइनस 154, 5 में से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, 1 में से 1 गया इतना, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया मेरे भाई? आंसर हो गया। ठीक है, चीज़ों को इतना ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैली में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस एग्जाम में आपके नहीं आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक थैले में 5 लाल गेंदें तथा कुछ नीली गेंदें हैं। तो भैया ऐसे आपका कुछ थैला है। ठीक है, आपका ये कोई थैला है। ठीक है, ये आपका कोई थैला है। इस थैले में आपका क्या रखा हुआ है? 5 गेंदें रखी हुई हैं, 5 गेंदें रखी हुई हैं, लाल गेंदें, 1 2 3 4 5 लाल गेंदें रखी हुई हैं और फिर कुछ नीली गेंदें भी इसी में रखी गई हैं। यानी कि अगर हम आपसे कह दें तो मैं आपको इस तरह से कह दूं कि 5 लाल गेंदें की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 और 5 लाल गेंदें हैं, लेकिन इसी में छिपी हुई है कौन? नीली गेंदें छिपी हुई हैं। उन नीली गेंदों की कोई संख्या नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं कितनी है। तो कह रहा क्या? यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई पहले मैं मान लेता हूं कि माना नीली गेंदों की संख्या कितनी है मेरे भाई? x मान लिया, तथा लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना है? 5 है। इस प्रकार कुल गेंदों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है? NS से। ये जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये पूरी तरह से पता चलेगा। x + 5 हो जाएगा। अब इसमें से किसके लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता क्या हो जाएगा भाई? n, इसको हम p रेड लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये PR हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? NR/NS। NR की बात अगर हम करें तो 5 गेंदें हैं, कितने में? x + 5 में। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया? ये लाल गेंद की होगी। अब इसके बाद मैं आपसे क्या कहता हूं? नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा? यहां पर P ब्लू। ठीक है, B से मैं दर्शा दिया तो NV/NS। तो NV का मान यहां पर कितना है?
इसमें x आपने माना है, ns का मान x इतना। तो अब यहां पर कह रहा है क्या, आगे मैं पढ़ रहा हूं कि यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का दोगुना है, तो प्रश्नानुसार मैं करता हूं क्या, कि प्रश्नानुसार नीली गेंद की प्रायिकता पीबी का मान जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो कुछ इस तरह से था। अब आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, इसका मान x/x+5 है, ये 2 इंटू पी आर का मान कितना है 5 एंड x+5। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद देखिए ये इससे कैंसिल, 5 दूना 10, x बराबर 10 हो गया। तो यहाँ x का मान निकल गया, वही आपका आंसर हो गया, यानी 10 नीली गेंदें उसमें रखी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इस तरह से मैं खंड यानी कि ए, जो खंड आपका प्रश्न पहला था उसमें कितने क्वेश्चन थे, उसमें आपके थे आपके यानी का, खा, गा, गा, अंगा और चा, यानी 6 क्वेश्चन थे, वो आपका पूरा करा दिया मैंने। इसके बाद खंड खा में यानी 2 में दूसरे प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं एक को त्रिभुज का क्वेश्चन का छोड़ के बाकी और मैंने सभी करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे खंड में आते हैं। तीसरे खंड में आने के लिए मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां, ये इसके बाद 1 2 3 4 खंड बच रहे हैं, नहीं 5, तो मैं वो करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी ये चीज़ें बढ़िया से मैं बता रहा हूँ आप सीखते चलिएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें खंड को मैं कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं लूंगा। अब इससे 2 नंबर के सभी क्वेश्चन आए, तीसरे में 2 नंबर का आएगा, चौथे में 2 नंबर का आएगा, पांचवें में 4 नंबर के, छठवें में 4 नंबर के, और सातवें में आपके मिलने वाले हैं कितने, 6 नंबर के। तो मैं अगले दिन कराऊंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय।